नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज का दिन कल के दिन से बिल्कुल उलट है। कल टेरिबल ट्यूसडे था, तो आज लगता है सब कुछ शुद्ध होता हुआ बुधवार है। तो आज बुध है तो सब कुछ शुद्ध है, ऐसे कुछ दिख रहा है, क्योंकि ताइवान के अंदर भूकंप आया लेकिन उसके बावजूद बाजार तेज। अमेरिका के अंदर 1000 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी। एसजीएक्स निफ्टी भी आज शानदार बढ़त आपको दिखा रहा है। तो ये 24 घंटे के अंदर बाजार अपनी तस्वीर, अपना रंग कैसे बदलता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। इसलिए मैं अपने दिल से भी कह सकता हूँ कि कम से कम कमजोर हृदय, कमजोर दिल वालों का ये बाजार नहीं है। उनको शायद हार्ट अटैक आ जाए। कल जब आपको दिखेगा 300 पॉइंट नीचे निफ्टी, आज हो सकता है उतनी ही निफ्टी ऊपर भी आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो अगर आपको याद हो, हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने यही कहा था कि जो इस तरह का मार्केट, टिपिकल जो बुल मार्केट होता है, उसमें दोनों तरफ की मूवमेंट बहुत शार्प होती है। तो करेक्शन बिफोर यू रियलाइज, आपको पता चलता है कि एक बड़ा करेक्शन हो गया, एंड बिफोर यू मेकअप योर माइंड आपको पता चलता है कि वहाँ से मार्केट ऊपर भी आ गया। लेकिन देखिए, एक चीज़ आपको करनी चाहिए कि जो बजट के आसपास से जो बिकवाली शुरू हुई थी ना मार्केट में, वो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग थमे यहाँ पर। और क्योंकि कल देखिए जो 10,300 का जो लेवल है उसे निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। ये गया था 10,276 तक, लेकिन उसके बाद वो उभर गया वहाँ से। तो अभी के लिए व्यू ये बनता है कि निफ्टी पे 10,200 एक ऐसा लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, आपको उसकी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन कल दूसरी एक अच्छी चीज़ ये हुई है, सिमिलरली 25,100, ये थोड़ी ब्रॉडर रेंज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और हो सकता है एट सम पॉइंट इंडियन मार्केट थोड़ा डीकपल हो ग्लोबल मार्केट से। तो अब आज के लिए देखिए, जैसे बड़ा ट्रिगर जो है वो आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज की दरें बढ़ने की तो किसी को उम्मीद है नहीं, लेकिन जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कमेंट्री आएगी, बजट के बाद की पहली पॉलिसी है, तो इसमें आरबीआई उन सब चीज़ों पर अपनी सोच सामने रखेगा। एक तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर, साथ ही क्योंकि बजट में एमएसपी पर इतना जोर दिया गया है, तो उससे क्या महंगाई बढ़ेगी इसे लेकर, और इसके चलते जो रेट की ट्रैजेक्टरी है वो क्या हो सकती है इसे लेकर। क्योंकि देखिए, इसी साल में, इसी कैलेंडर ईयर में अब कई रिसर्च हाउसेज हैं जो कि ये मान रहे हैं कि शायद 2 रेट हाइक हो सकते हैं आरबीआई की तरफ से। तो ये जो रेट हाइक है ना, ये मार्केट में फैक्टर्ड इन नहीं है और इसलिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। हो सकता है शायद फिर से हम 10,300 के आसपास नहीं जाएं, 10,500 जो है वो नया बेस बनकर उभरे फिर से। लेकिन कल के मार्केट ने ट्रेडर को 2 जगह कंफ्यूज किया। सुबह का सेशन देखकर लग रहा था कि शायद निफ्टी की रेंज शिफ्ट हो रही है 10,300 से 10,500 के बीच में, लेकिन क्लोजिंग आते आते फिर से लगा कि शायद रेंज 10,500 से लेकर 10,700 तक जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि निफ्टी की रेंज 10,300 से 10,700 है, तो आपको वो 300-400 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो यूएस में भी कल जो सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था उसमें कोई नया ट्रिगर नहीं था। बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पर बढ़ रही है, सबको पता है। इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है, सबको पता है। लेकिन ये चीज़ किसी एक दिन ट्रिगर कर देती है सेल ऑफ को, जो कि कल हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, क्या 3-4 सवाल अभी हैं और मिहिर से हम जानेंगे कि आपका आज का इंट्राडे फ्लेवर क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको कुछ वादा के संकेत यानी एफआईज का कामकाज दिखा दूं और साथ ही साथ एक कॉल पुट भी बता दूं, ताकि आप आज के सौदे में थोड़ा सा आप आराम से ट्रेड कर पाएं। ये कल का सेशन है। कल के सेशन में थोड़ा एबनॉर्मल डाटा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एफआईज ने कल 2326 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, ये एबनॉर्मल है, ऐसा होता नहीं। हालांकि कल के टेरिबल ट्यूसडे को देखने के बाद तो लग ही रहा है कि नॉर्मल जैसा दिख रहा है। हाँ, फिर भी इस पर ध्यान रखिएगा, ये जो भी आंकड़े बड़े हैं यही शॉर्ट कवरिंग और यही मार्केट पे प्रेशर भी बनाएंगे। इसलिए शायद ये रेंज जो मिहिर कह रहे हैं आपको 10,200 और 700, ये नहीं बड़े आंकड़े उसमें भी आके फिट बैठ रहे हैं। अब जरा ऑप्शंस का डाटा देखिए, 2836 करोड़ रुपए की खरीदारी है, ये भी अब नॉर्मल है अपने आप में, लेकिन होता नहीं है। आज तो 900,000 करोड़ तक की एवरेज है, लेकिन ये उससे डबल था। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यानी कि स्विंग मार्केट के अंदर अभी भी बड़े मिलेंगे, चाहे वो कवरिंग के हो या फिर वापस ऊपर से बिकवाली के देखने को क्यों ना मिले। अब जरा 10,500 की पुट आपको दिखाता हूं, कॉल भी दिखाता हूं, क्योंकि कंसंट्रेशन यही है। कल 10,500 के इर्द गिर्द हमने बंद किया था, तो ये पुट आपके सामने है। कल भी 102% बढ़ी, हालांकि कल भी ये 200% ऊपर थी, लेकिन फिर भी 50% कम हुई। आपको शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दिख रही है, तो इस पुट में आज थोड़ा सा आप देखेंगे वापस गिरावट दिखेगी। ये फर्स्ट इंडिकेटर है, आपको ये बताएगा कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। अब जरा कॉल दिखाइए, वो 10,000
500 से शुरू करके 10,700 तक एक बार आ जाती हैं। कल इस कॉल में बिकवाली थी, हालांकि ये जो बिकवाली हुई है सिर्फ मैच शॉर्टिंग थी और कुछ नहीं। आज सारे के सारे कवर होके आएंगे। 150% का ओपन इंटरेस्ट है, या सबसे तेजी से चलने वाली कॉल होगी 10,600, 10,800, इन सब का ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज है। अगर आप सीधा इंडेक्स में नहीं उतरना चाहते तो इन ऑप्शंस का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन भी जो मेरे मन में सवाल चल रहे हैं वो ट्रेडर्स के मन में है। पहला यह है कि पॉलिसी आएगी 2 बजे, 2:30 बजे हम सुनेंगे, ठीक है। अब 2:30 बजे से पहले बाजार क्या होगा? ये इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को बनाए रखेगा ऊपर? देखिए लिंकेज तो वही रहेगा ना। अब देखिए कल के मार्केट में भी क्या हुआ, जो लिंक था वो क्लियरली डाउ फ्यूचर्स के साथ था मार्केट का। जैसे ही डाउ फ्यूचर्स ने रिबाउंड दिया तो ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट ने ज्यादा रिबाउंड दिया। फिर थोड़ा डाउ फ्यूचर्स फिसला तो फिर से थोड़ी जो बढ़त मार्केट में रिकवरी थी वो थोड़ी कम हुई। तो वो देखिए लिंकेज तो क्लियरली है, लेकिन ये लिंकेज हमेशा बना रहना मुश्किल है, बिकॉज एट सम पॉइंट अर्निंग्स, फंडामेंटल्स और बाकी चीजें विल कम इन टू प्ले। तो वो अब देखिए जैसे कल मेरी 2-3 लोगों से जो बात हो रही थी वो लोग ने भी यही कहा कि कल की जो गिरावट थी ना उसके बाद मिड कैप में और स्मॉल कैप में कई काउंटर्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव हुई है और लार्ज कैप्स में भी हुई है, जैसे टाटा मोटर्स टाइप स्टॉक्स में वैल्यूएशन अच्छी हो गई। लेकिन अब क्या होगा मार्केट में, आपका जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है निफ्टी, पहले तो मार्केट के अंदर जिसे इंटरनल डीकपलिंग कहता है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो और वाइड होगी। तो आपका जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है चाहे वो निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, वो हो सकता है जैसे आपने कहा कि 10,500 पे सपोर्ट ले ले, 10,600, 700, 800 तक जाने की कोशिश करे। बट डज इट मीन कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट थम जाएगी? वो कहना अभी मुश्किल है, बिकॉज वहां पर पेन है और वो हो सकता है अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं आईसीयू से थोड़ा सा हम वार्ड की तरफ ही शिफ्ट हुए, लेकिन अस्पताल से छुट्टी अभी मिली नहीं है, यानी कि बीमार बाजार अभी भी बीमार ही दिखता है आपको। 115 अंकों का ही बढ़त इस समय SGX निफ्टी पर है। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर TS हरिहर हैं, साथ ही टेक्निकल हमको समझाएंगे राकेश बंसल। राकेश शुक्रिया आपका, हरी शुक्रिया आपका भी। हरी आपसे शुरू करें। मेरी की बात सुन के ऐसा तो लग रहा है कि दवाइयां शायद अभी और खानी पड़ेंगी बाजार को, ये उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, 300-400 पॉइंट और झूला झूलना पड़ेगा बाजार में। ठीक है, ऐसा ही होगा। मार्केट में अभी कोई नई पोजीशन नहीं बनाए, इसको थोड़ा अवॉइड करें, जो है उसी को ही मैनेज करें। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नई पोजीशन नहीं लेना, पर आई थिंक एक ट्रेडर के लिए मार्केट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट लगभग ऑलमोस्ट 10,280 तक आया था निफ्टी और वहां से बाउंस हुआ, और आज जिस तरह से SGX के संकेत आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ये मार्केट शायद अब तक बॉटम हुआ नहीं है, क्योंकि जब मार्केट बॉटम होता है वो कभी वी शेप बॉटम नहीं बनाता है, वो नॉर्मली धीरे धीरे करके ड्रैग करके इंटरेस्ट लूज कराता है और फिर बॉटम बनाता है। तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट क्लोज टू द बॉटम, शायद हम फिर से 10,200, 10,100 के आसपास जा सकते हैं और वहां शायद एक कन्विंसिंग बॉटम बनेगा। जहां तक स्पेसिफिक स्टॉक का सवाल है, आप बजट बेनिफिशियरीज देखोगे, जैसे एग्रोकेम, जैसे हाइब्रिड सीड्स, जैसे कंज्यूमर प्ले, मेरे ख्याल से इनमें कोई ज्यादा डैमेज की उम्मीद नहीं है। तो आई थिंक यदि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास 1 साल का नजरिया है, तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बट ट्रेडिंग मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से करना चाहिए आपको। ठीक है, ये बात हरी की काफी जबरदस्त है कि एकदम से वी शेप आपको रिकवरी के साथ बाजार बॉटम नहीं बनाता है, थोड़ा सा समय ले सकता है। राकेश शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। मैं तो आज का पल्सिव ट्रेडर हूं, मेरे को तो सिर्फ आज के 6 घंटे से मतलब है, तो आज के 6 घंटे के हिसाब से ट्रेड क्या, मेरा आज का स्टॉप लॉस क्या, आज का टारगेट क्या, वैसे हम गैप के साथ खोल रहे हैं बाजार। देखिए, गुड मॉर्निंग डिम्पी, जैसे अभी शो की शुरुआत में मिहिर भी कह रहे थे कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और जैसे अभी हरी ने भी बोला कि ट्रेडर का मार्केट नहीं है। देखिए, मार्केट क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, बट क्लियरली ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग वाला मार्केट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी जो कल देखने को मिली है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, 10,700, 10,800 भी मुमकिन है शॉर्ट टर्म के अंदर, बट एक शार्प स्विंग्स देखने को मिलेंगे। और इस शार्प स्विंग्स में डिम्पी आप कितने भी अच्छे स्टॉप लॉस लगाएं, वो सब ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। मार्केट में देखिए डिम्पी 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल, जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब लोग मोमेंटम को चेस करते हैं, वहां पर कैपिटल लूज करने का रिस्क होता है। और दूसरा होता है रिस्क ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कल मार्केट गिरा था वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ
अगर किसी चीज से बचना चाहिए तो वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अगर आप बचे रहेंगे आगे चल के जब वोलेटिलिटी सेटल होगी तो आप अच्छे पैसे ट्रेडिंग में बनेंगे। मेरी एक और चीज है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, नई पोजीशन बनानी नहीं है, तो सिर्फ पुरानी पोजीशंस को मैनेज करने का दिन है। देखिए, आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपकी जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है ना, उसको आप फिलहाल के लिए एक बार के लिए थोड़ा बैक बर्नर पे रख के आपकी जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं उसको क्लोजली देखना पड़ेगा। तो राकेश जो कह रहे थे, इनफैक्ट उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आपको करना क्या चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक तो आपका कोर पोर्टफोलियो है जिसको आप कभी साल 2 साल में रिव्यू करते होंगे या रिजेक्ट करते होंगे, लेकिन जो बाकी आपका मीडियम टर्म पोर्टफोलियो है उसमें आपको ये करना चाहिए कि जो आपकी पोजीशंस हैं ओपन, और अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है ना, आप जो मैं पहले भी कह रहा था कि आपको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं 20-30% की वॉलेटिलिटी के लिए तो बेशक बने रहिए, वरना अच्छी चीज ये है, अब जैसे कल फॉर एग्जांपल किसी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग लिया होता, वो एक समय 10% नीचे था लेकिन क्लोजिंग आते आते रिकवर कर गया। अगर इंट्राडे किसी ने लिया होता तो उसे फायदा तो हो गया 10% का। अब वो अगर ये सोचेगा कि नहीं, मुझे तो मार्केट समझ में आ गया और मैं तो इस पोजीशन को पकड़ के रखूंगा, और दूसरे या तीसरे दिन पता चला फिर वापस वो रिट्रेस हो गया, तो फिर आपका ट्रेड वहां पर नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये करना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है ना, आप स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा फायदा हुआ तो आप उसे घर ले लीजिए उस प्रॉफिट को और नए सिरे से इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, इस तरह के मार्केट में ना टिपिकली क्या होता है कि ये बहुत आसानी से बॉटम बनाएगा नहीं, और बॉटम बन जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे बॉटम बना है। हाँ, जाके हो सकता है बॉटम बनने के बाद आपको समझ में आए। ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि इस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड के अंदर एक पॉइंट पे जजमेंट ले लेना कि यहां से बॉटम बन गया थोड़ा मुश्किल भी लगता है। खैर, आज के अब ट्रेड की बात है। अब इंडेक्स को लेकर मेरे को नहीं लगता आपके मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा होगा। हमने तो बहुत सवाल पूछ लिए मीर से, हरी से, राकेश से, लेकिन राकेश अब स्टॉक स्पेसिफिक शुरू होते हैं। आज का कन्विक्शन वाला शेयर गैप के साथ खुल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग है, उस शेयर पे मेरे को ध्यान देना है। देखिए, अगर कन्विक्शन की बात करें तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है आईटीसी पे नजर रखनी चाहिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लस एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से, दोनों नजरियों से ठीक है। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 267.80 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 282 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। एल्स अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से भी देख रहे हैं तो डिम्पी एक क्लियर कट एक री रेटिंग मुझे लगता है देखने को मिलेगी। होटल्स हैं, पेपर है, एफएमसीजी है, यहाँ पर डेयरी है, एग्री है, और एक क्लियर कट मुझे लगता है री रेटिंग का कैंडिडेट है। मोस्ट जो नेगेटिव है टोबैको को लेके वो डिस्काउंटेड है, और दूसरा अगर आप लीवर के साथ इसका डिस्काउंट कंपेयर करें तो डेट इज मोर देन 60% डिस्काउंट है, जो कि और जो ऑनगोइंग डिस्काउंट लीवर से आप कंपेयर करते हैं वो इस डिकेड के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। यहां से डाउन साइड कैप्ड है। साल भर का नजरिया बनाए तो 350 रुपए का लक्ष्य है, और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया बनाए तो 282 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। आईटीसी पे जरूर ध्यान रखें। हरी, आपने बजट भी देख लिया, बजट के बाद आई गिरावट और थोड़ा बहुत पुल बैक के साइन भी आज देख लिए, तो आपका शेयर कौन सा है, किस पे कन्विक्शन आपकी स्ट्रांग है? हमको रखना ही है गिरावट में भी और इस पुल बैक में भी। देखिए, मेरा कन्विक्शन एक्चुअली 2 स्टॉक्स पे है। एक तो बजाज फाइनेंस। आप देखोगे तो जब ये मार्केट नीचे से पुल बैक हुआ था तो सबसे पहले एक्चुअली पुल बैक बजाज फाइनेंस और आईसीआईसी बैंक में आया था। और बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल्स भी देखोगे, उनका मार्जिन्स देखो आप, उनके एनपीएस देखो लेस देन 1%। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया इन्होंने आई थिंक रिटेल लेंडिंग पे। आई थिंक बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जिसे खरीद सकते हैं, 1850 तक का टारगेट रखे। दूसरा थोड़ा एग्रेसिव है वो टाटा मोटर्स है। आई थिंक ये स्टॉक 580 से 370 तक आया है। रिजल्ट्स वर गुड बट स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस। मैं मानता हूं कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में जेएलआर में और अच्छा टर्न अराउंड होगा, तो एट दीज लेवल्स आई थिंक टाटा मोटर्स कुड बी अनदर गुड बाय। ठीक है, तो 2 शेयर आपको मिल गए हैं, एक तो टाटा मोटर्स है और साथ ही साथ आपको मिला है बजाज फाइनेंस। तो आईटीसी, ये बात बिल्कुल ठीक है। मिहिर जब कह भी रहे थे कि बाजार के अंदर जब गिरावट होना, अर्निंग और चर्निंग का सीजन भी चल रहा हो, तो फ्रंट लाइन में आ जाना चाहिए। आज तीनों शेयर फ्रंट लाइन के दिग्गज है। मार्केट में रुझान अच्छा है, एशियन स्टॉक्स में मजबूती है और एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 80-90 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज का बड़ा ट्रिगर जो है वो है आरबीआई की पॉलिसी। और आरबीआई की पॉलिसी इसलिए अहम है क्योंकि देखिए, एक तो आरबीआई का स्टांस तो हॉकिश होगा ही, दूसरा जैसे मैंने कहा कि बजट के बाद की पहली पॉलिसी, तो बजट और साथ ही किसानों को मिल रहा है एमएसपी, इन सब चीज़ों पर आरबीआई और क्रूड, इन सब चीज़ों पर आरबीआई अपना व्यू देगा। और अगर कहीं उन्होंने अपनी जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाया तो फिर ये नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये बहुत हॉकिश सिग्नल हो जाता है आरबीआई का महंगाई की दर के अनुमान को बढ़ाना। और वो अगर होता है तो फिर मार्केट ये अज्यूम कर लेगा कि अब तो रेट हाइक होना ही होना है, क्योंकि रेट हाइक तो होना है। जो डिबेट चल रही है वो उसके टाइमिंग को लेकर चल रही है कि ये कब होगा। और इसीलिए जो मार्केट की रिकवरी है ना, उसका सबसे अच्छा बैरोमीटर ये होगा कि अगर जो बढ़त आती है मार्केट में
इफ इट गेट्स सोल्ड इनटू, जो टिपिकली मार्केट में होता है कि बढ़त आती है मार्केट में एंड देन एक बिकवाली आ जाती है, अगर वो हुआ ना तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि मार्केट ने अभी बॉटम ढूंढा नहीं है, अपना बना नहीं है। इसके कितने चांसेस है कि मिहिर आज ही बता दिया जाए कि हाँ ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, या फिर इसको लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन रखा जाएगा अभी भी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि हॉकिश आएगा स्टेटमेंट, बिकॉज पिछली 2 पॉलिसी से आप देखें तो जो उर्जित पटेल जी की पूरी कमेंट्री है, हाँ, उसका सेंटर पॉइंट रहा है महंगाई। और जब कभी सेंट्रल बैंक महंगाई के साथ लड़ाई में उतरता है तो उसमें खामियाजा जो बोरोवर है वो भुगतता है, क्योंकि आपकी ब्याज दर बढ़ती है बाहर से। ठीक है, तो खैर पॉलिसी होगी 2 बजे के बाद, लेकिन इस पॉलिसी का पोल हमने किया है कि महंगाई में आखिर कैसे कितनी बढ़ोतरी आएगी। 4.7% का अनुमान है, ये 60% कह रहे हैं कि नहीं, हाँ में कहने वाले 40% है। इसके अलावा हमने उनसे ये भी पूछा कि बाजार के अंदर क्या सब चीजें डिस्काउंट हो रही हैं, आरबीआई का रुख क्या रहने वाला है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा है कि इस समय हॉकिश रुख रहेगा। जैसे मिहिर भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को देख के मार्केट रहेगा। शायद इस पोल से आप ये भी समझ सकते हैं, अगर मेरे जैसा ट्रेडर है तो आज बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क होगा, इससे समझा जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे ही आ गया हॉकिश तो बाजार जिस लेवल पे गेन कर रहा है ना, शायद वो लेवल मेंटेन भी ना करे, इसलिए बॉटम की कम से कम आज बात नहीं करनी चाहिए। मार्केट के कुछ दिग्गजों से भी हमने बातचीत की इसी पॉलिसी को लेकर, उन सब का व्यू भी जरा सुनिए आप। इंटरेस्ट रेट, मेरे ख्याल से यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम होना मुश्किल है, क्योंकि अब we'll have to watch inflation, we'll have to watch the liquidity position and so on. So यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स अब कम होना मुश्किल है, ग्रेजुअली एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। We are at the bottom of the interest rate cycle, but I also said at that time for the next 3 to 6 months I don't see rates going up, and now I would say that for the next 3 months I don't see rates going up. जहाँ तक मेरा सोचना है, इन द नियर टर्म इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी जो बजट में भी फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बड़ा है, 3.5% हुआ है, और अभी इन्फ्लेशन भी करीब करीब जो लेवल पे चाहिए वहीं चल रहा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच रूम फॉर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, सो आई विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग इट इन द शॉर्ट टर्म। नहीं, कम होने की गुंजाइश अब थी ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स जैसे है वैसे ही रहेंगे। रेट कट देखिए, ये होगा नहीं होगा, किस प्रारूप में आएगा, ये आरबीआई ही डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए रेट कट की संभावना कम ही लगती है। Overall, the yield movement on bond market, I think, should remain more in a narrow range of about 5-10 basis points from here, plus or minus from the current level. So I am not expecting too much of upward movement on interest rates. तो मार्केट के जानकार हो, इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट दिग्गज हो, सभी का यह मानना है कि कम से कम ब्याज दरें तो नहीं घटेंगी, बढ़ने को लेकर आज की टाइमिंग हो सकती है। तो आज का ट्रिगर एक पॉलिसी भी है, तो इसलिए पॉलिसी से पहले वाला बाजार अलग, पॉलिसी के बाद वाला बाजार बिल्कुल अलग हो सकता है आज अगर हॉकिश स्टांस आ जाता है तो। खैर, एक और चीज भी मार्केट में चल रही है, वो है अर्निंग्स, और अर्निंग में हीरो मोटोकॉर्प ने नंबर बता दिए अपने, कल शाम को इसके नतीजे आए हैं। पहले ये समझ लेते हैं नतीजे क्या है, उसके बारे में आज ट्रेड भी जानेंगे, इसमें ट्रेड कैसे लेना है। सुमित मेरे सहयोगी हैं बताने के लिए। बताएं सुमित, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर कैसे रहे? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के केस में जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है, डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट की है, और वो एक पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं। 16% के आसपास की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। हीरो मोटोकॉर्प के मुनाफे का फिगर भले ही अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव साइड पे नहीं है। मार्जिन थोड़े से नीचे जरूर है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कह सकते हैं, यानी कि मार्जिन बढ़े हैं लेकिन अनुमान से थोड़े से कम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। आय करीब 14.5% बढ़ी है, मार्जिन 1.1% जो है वो गिर कर आया है वाई बेसिस पर, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ा इंप्रूवमेंट है। और उसके अलावा मुनाफा करीब 4.3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। मुनाफे का फिगर जो है ये अनुमान से स्लाइटली अपर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ ये की फैक्टर है, करीब 16% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। लागत थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईबिटा करीब 7.3% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। ईबिटा का बढ़ना भी एक पॉजिटिव साइड पे इनके लिए फिगर है। कमेंट्री कंपनी काफी साउंड है, नए जो पाइपलाइन रखी है वो काफी अच्छी है, और रूरल डिमांड जो है वो काफी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। तो इन्हीं चीजों के ग्राउंड पर थोड़े अच्छे नंबर कह सकते हैं। तेजी की उम्मीद यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में एटलीस्ट नंबर्स के आधार पर लगा सकते हैं। ठीक है राकेश, जरा चार्ट चेक कीजिए, आज ट्रेड कैसे ले? सुमित कह रहे हैं कि नंबर्स ठीक है।
देखिए नंबर्स ठीक है, चार्ट भी नीचे में एक बेस है। कल के सत्र में एक वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, 94 रुपीज कल स्टॉक नीचे में बंद हुआ था। नीचे में 35.20 एक अच्छा सपोर्ट है, 35.41 के अराउंड की क्लोजिंग हुई है और ऊपर में 36.30 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अब जरा केईसी के भी नंबर्स आए, जरा वो भी आप नोट कीजिए। सुमित, कैसे नंबर्स हैं, जरा जल्दी बताएं। डिम्पी, केईसी और थर्मैक्स दोनों ही कैपिटल गुड स्पेस के नंबर्स आए हैं। थर्मैक्स के नंबर्स तो मिले जुले देखने को मिले इस तिमाही में, लेकिन केईसी में ऑर्डर इनफ्लो का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर देखने को मिला और शायद जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसके आधार पर कुछ तेजी भी देखने को मिले। अनुमान से बेहतर केईसी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। आय करीब 22% बढ़ी है, मार्जिन 1% और मुनाफा रफली 80% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। एक लो बेस का इम्पैक्ट है, दूसरा ऑर्डर इनफ्लो काफी साउंड है, तो उसकी वजह से भी कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो केईसी में एक तेजी की उम्मीद लगाए, लेकिन थर्मैक्स क्योंकि मिले जुले साइड पे कंपनी के नंबर्स आए हैं थर्मैक्स में, जहां पे मार्जिन करीब 0.5% गिरा है, मुनाफा 9% बढ़ा है, आय 14.5% बढ़ी है, तो मिले जुले होने की वजह से बहुत ज्यादा फायरवर्क की उम्मीद आप थर्मैक्स में ना लगाए। ठीक है, थर्मैक्स में फायरवर्क की उम्मीद नहीं है, केईसी के नंबर ठीक है। इसके अलावा आप आरईसी के नंबर कैसे थे? नहीं भी आरईसी के नंबर से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा स्लो आया है और साथ साथ जो इनकी आय है उसमें करीब 2.5% की गिरावट है। मुनाफे में करीब 26% का एक डाउनफॉल देखने को मिला है। प्रोविजनिंग भी बढ़ी है, तो हर फैक्टर पे, चाहे एनपीए फ्रंट हो, प्रोविजनिंग बढ़ना हो, मुनाफे की गिरावट हो, ये सब चीजें जो है इनके लिए डैम्पनर रहा है, तो हो सकता है प्रेशर देखने को मिला आरईसी में और अदर पीएफसी में भी नंबर्स के बाद। ठीक है, एक बार हरी, क्या आरईसी को ठीक है हम प्लस नहीं करें, एक बार छोड़ दें, अगर ये ऊपर आ जाए तो बकायदा इसमें कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं? एक तो नंबर खराब है और दूसरा मार्केट का मूड ही नहीं अब इन कंपनीज को कुछ लीवरेज देने का, कुछ हेल्प करवाने का, क्योंकि तो बजट के स्टॉक्स थे, थीमेटिक स्टॉक्स लगते हैं, आरईसी, पीएफसी जैसे शेयर्स। देखिए पिछले एक साल में ये स्टॉक काफी रैली किया, लगभग 120 से 220 तक आरईसी गया था और आई थिंक वहां से करेक्ट हुआ। आई थिंक करेक्शन के 2-3 कारण हैं। एक तो एनपीएस के जो कंसर्न है, आई थिंक वो काफी क्वार्टर्स से जताए जा रहे हैं और ये बार काफी साफ है कि एनपीएस हैव इंक्रीज्ड। पर देखिए एक बात हमें याद रखना चाहिए कि ये स्टॉक्स के जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी स्ट्रांग है। आई थिंक आरईसी का डिविडेंड यील्ड अराउंड 6 to 7% है, तो ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड इट। थोड़ा और नीचे आएगा, 120 के आसपास मिले तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, बट शॉर्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया व्हेन इट कम्स टू हाई डिविडेंड यील्ड्स। ठीक है, नंबर के लिहाज से आज आरईसी को छोड़ रहे हैं, आज ट्रेड ही नहीं करेंगे आरईसी के अंदर, क्योंकि ज्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा, नंबर्स ठीक है नहीं और इस हिसाब से कमजोर है। आज का दिन अहम है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में रिबाउंड है और साथ ही आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, लेकिन कई स्टॉक्स भी हैं जिस पर खबरें हैं और अंचल हमारे साथ ये बताएंगे, कुछ ही देर में जुड़ेंगे ये बताने के लिए, लेकिन साथ ही कुछ ब्रोकरेज कॉल्स भी हैं। यस, ब्रोकरेज के लिए भी है और साथ ही साथ कुछ स्टॉक से न्यूज है, तो अंचल को जोड़ लेते हैं अपने साथ। अंचल से जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर। अंचल बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी, आज ऑर्डर का दिन है, कई सारे कंपनी को ऑर्डर मिले, उन्हीं की बात करते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल 41 लाख का ऑर्डर मिला है, जाम्बिया में सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। बजाज इलेक्ट्रिकल आज आपके फोकस में आना चाहिए। केईसी इंटरनेशनल रिजल्ट तो आए, साथ में 2035 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर टीएनडी, रेलवे और केबल सेगमेंट्स के तहत मिला है कंपनी को, तो यहाँ पे एक ऑर्डर का भी प्रेशर, एक ऑर्डर का भी सपोर्ट जरूर दिखेगा। साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज, इनको बीपीसीएल ने दिसंबर 2016 में ऑर्डर दिया था, करीब 16.75 करोड़ का ये ऑर्डर था जिस पे कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया है, तो इसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल इंपैक्ट आज शेयर पे आ सकता है। साथ ही मैकनेली भारत, इसको कंपनी को करीब 68.3 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और व्हील्स इंडिया को 42 ऑर्डर एसोसिएटेड हैं और पांचों में ही आज आपको फोकस रखना चाहिए, यहाँ तेजी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिन पे आज कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो है, उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज ऑर्डर्स का दिन, तो इन सभी कंपनीज पे एक बार नोटिस किया जा सकता है। खैर, इसमें एक बार व्हील्स इंडिया का चार्ट देख लेते हैं, जहां पे इन्होंने 42 करोड़ रुपए के जेवी के साथ कामकाज शुरू किया। राकेश, देखेंगे व्हील्स इंडिया मिड कैप कैटेगरी का शेयर एक्चुअली। देखिए डिम्पी, चार्ट तो काफी पॉजिटिव है स्टॉक का। इनफैक्ट इस पूरी मंदी में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करा और एक बड़ी तेजी के लिए खड़ा हुआ है। कल की क्लोजिंग 2275 की है। ट्रेडिंग के नजरिए से 2249 पर एक स्टॉप लॉस बैठता है एंड डिम्पी अनचार्टेड टेरिटरी में ऊपर में स्टॉक के 2350 2370 तक शॉर्ट टर्म में जाने का दमखम रखता है। मेरी एक और चीज है, बार बार मेरे पॉलिसी से मिस ना हो जाए, वो ये है कि अगर आज ब्याज दरें बढ़ने को लेकर कोई भी बात होती है तो ये ऑटो, बैंक जो ये थोड़े सेंसिटिव भी है, वेटेज भी इनकी बहुत ज्यादा है,
इनका क्या होगा आज? नहीं, देखिए ये मार्केट में ये चीज़ तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है कि ब्याज की दरें बढ़ेंगी, वो तो बॉन्ड मार्केट से रिफ्लेक्ट दिसंबर से कर रहा है। लेकिन अगर उसकी टाइमलाइन एडवांस हो जाती है या फिर जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा आरबीआई महंगाई पर क्या कहता है। ओके। जैसे ही आरबीआई ये बोलेगा कि हमें लगता है महंगाई पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, वो जैसे ही ये बोलेंगे ना, देन यू विल सी प्रेशर ऑन रेट सेंसिटिव स्पेस पूरा जो भी है, चाहे ऑटो हो रियल एस्टेट हो। ठीक है, तो एक बार इन सभी शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखें। खैर कुछ एक और शेयर्स भी हैं जो आज स्टॉक्स टू वॉच की कैटेगरी में हैं। एक बार आप कैनरा बैंक और देखें आज बैंकिंग में राकेश, ये 48 से 70 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड की इससे मंजूरी मिली है। आज कैनरा बैंक चलेगा, कल अच्छा पुल बैक था इसके अंदर। देखिए डिम्पी, कल एक अच्छा पुल बैक था, स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा सपोर्ट लिया है 310 312 पर, बट ये कहना कि ये चलेगा, जैसे आज क्रेडिट पॉलिसी और मीर ने भी बोला, देखिए जब रेट कट्स हो रहे थे तब ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, और साथ में रियल एस्टेट के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट हॉकिश आता है जिसकी उम्मीद सब कर रहे हैं, तब डेफिनेटली एक बैंकिंग के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा, और पीएसयू बैंकिंग तो एक ऑलरेडी प्रेशर के अंदर चल रहा है। इसके लिए तो डिम्पी दूसरी चीज भी पॉजिटिव है, ये अपना स्टेक भी ऑफलोड करना चाहते हैं कैनफिन होम के अंदर, बट शॉर्ट टर्म नजरिया अगर आप लें एड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, तो मैं कहूंगा थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साइडलाइन से बैठे तो बेहतर होगा। ठीक है, साइडलाइन में बैठा जाए, लेकिन इस बीच हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं समित चौहान, एंजल ब्रोकिंग से हैं। समित शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मैं ये नहीं पूछूंगा आज बाजार कैसे चलेगा, मैं ये पूछूंगा कौन से शेयर में आप ट्रेड करेंगे, क्लाइंट्स को क्या नोट भेजा है आपने, बता दीजिए जरा। देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी, और कल जैसे हमने वोलेटिलिटी देखी है उसके चलते ये एक है कि मार्केट में आपको अभी एक रेंज, इंट्राडे रेंज होगी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होगी रहेगी। कल हमने क्लियरली एक 200-250 पॉइंट का स्विंग देखा था, और हमें लगता है कि गोइंग अहेड वो स्विंग जो 200-250 पॉइंट का एक दायरा बन गया है, वो रेंज आने वाले 1 या 2 दिनों के लिए रहेगी, बट ऊपर की तरफ आपको मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि बाय साइड पे एस्कॉर्ट्स काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे मार्केट में भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम और थोड़ा एक्सटेंड रहेगा। अगर नियर टर्म लेवल्स देखें तो अभी फिलहाल तो स्टॉक 892 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट गोइंग अहेड हमें लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ और कंटिन्यू रहेगा, और ये स्टॉक 922 तक मूव कर सकता है, तो इसमें बाइंग की सलाह होगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 878। दूसरा बाय साइड पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक सन फार्मा जो एक फेवरेट स्टॉक रहा है, तो इसमें भी रैली कंटिन्यू रहेगी, 578 टारगेट, स्टॉप लॉस 534। सेल साइड पे एशियन पेंट्स रहेगा जो क्लियरली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स उसने कल ब्रीच किए हुए, तो इसमें वीकनेस गहराएगा, 1050 टारगेट और 1125 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल यार, चलिए कुछ एक ब्रोकरेज कॉल्स भी हैं, तो देख लेते हैं कि उसमें आज कौन सी कॉल्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, पहले तो आप बताइए ल्यूपिन पर क्या कॉल्स आई हैं? लुपिन पे मेयर 5 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें 2 ब्रोकर्स बुलिश हैं, बाकी 3 में अगर आप देखें तो आपको होल्ड या तो फिर न्यूट्रल रेटिंग नजर आएंगी, और एक कंसेंसस है कि सभी जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन्होंने अपने जो टारगेट प्राइस उनको रिड्यूस किया है। नोमुरा पॉजिटिव है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है, 1078 का टारगेट प्राइस है। सीएलएसए ने बाय जरूर मेंटेन किया है, पहले 1060 का टारगेट प्राइस है उसे घटाकर 1000 किया है। सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 970 टारगेट प्राइस था उसे घटाकर अब 890 रुपये किया है, और क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 850 रुपये का टारगेट प्राइस है। सबसे नीचे की ओर के जो टारगेट प्राइस आए हैं वो डॉयश बैंक की ओर से आए हैं, पहले इनका 910 रुपये का टारगेट प्राइस था, अब इसे सीधे घटाकर 782 रुपये किया है, और होल्ड की रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। ठीक है, आज पीएनबी पे कैसे काम करें, कल इसके नंबर्स भी थे और थोड़ा गिरावट भी थी एक्चुअली, तो पीएनबी पे क्या रिपोर्ट है संदीप? पीएनबी पे 3 रिपोर्ट्स हैं। नीचे की ओर जो टारगेट प्राइस है डिम्पी वो 175 का, जो कि एक्सिस कैपिटल की ओर से आया, उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस इन पे अभी भी पॉजिटिव है, उनका कहना है प्रोविजनिंग बढ़ी है जिससे नंबर्स के ऊपर प्रेशर रहा है, लेकिन वो आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, 188 रुपये का टारगेट प्राइस है। सबसे ऊपर का जो टारगेट प्राइस है वो 195 का, जो कि जेपी मॉर्गन की ओर से आया है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, और 195 ये ऑन द हायर साइड जो कि टारगेट प्राइस निकल के आया है। ठीक है, तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट में एक और बैंकिंग शेयर है, वो है पीएनबी। वैसे तो 175 के आसपास से है, लेकिन 200 से कम के टारगेट के साथ ज्यादातर इस पे बुलिश है, ज्यादातर रिपोर्ट्स इस पे न्यूट्रल टू बुलिश बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, जिसके बारे में अभी हमको सुमित भी बता रहे थे कि इनके नंबर्स ठीक हैं, राकेश भी कह रहे हैं चार्ट भी ठीक है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? होल्ड, न्यूट्रल, सेल, ये 3 कॉल है हीरो मोटो के ऊपर। सबसे पहले सेल कॉल बताता हूँ। सीएलएसए ने अभी भी अपनी जो सेल रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, 3030 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
दो रीजन दे रहे हैं वो। एक तो उनका मानना है कि जो अर्निंग्स का आउटलुक है वो कमजोर है, और दूसरा इन लेवल्स पे वैल्यूएशन महंगे जिस वजह से वो सेल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और इनका जो टारगेट प्राइस है वो 3560 रुपए का है, और सबसे ऊपर के टारगेट प्राइस आए हैं डॉयश बैंक की ओर से 4100 रुपए का टारगेट प्राइस है, और यहाँ पे हीरो मोटो पे इन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है। ठीक है, लेकिन मेरी इसका भी काफी वाइल्ड है डाटा, ये 3000 से लेके 4000 तक के लेवल है अलग अलग रिपोर्ट में। तो ये एक शेयर जो 3500 पे है वो 500 नीचे भी जा सकता है, 500 ऊपर भी आ सकता है। बात सिर्फ इंडेक्स की नहीं, मेरे को लग रहा है स्टॉक्स पे भी पूरी तरह से लागू होगा कि वाइल्ड स्विंग अभी और देखने को मिलेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों पर राकेश राय क्या है आपकी? देखिए, हीरो मोटर कॉर्प पे राय डिम्पी मेरी न्यूट्रल है। स्टॉक में कल एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, शॉर्ट टर्म चार्ट डिस्टॉर्टेड है, बट जिस एक्सटेंट की वोलेटिलिटी हमने 2 दिन में देखने को मिली है तो काफी चार्ट्स डिस्टॉर्टेड हैं। मीर इनफैक्ट अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉडर बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, जिस फैशन में गिरे हैं गैप डाउन के साथ, उनको ट्रेड करना काफी मुश्किल है, बट क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाले स्टॉक हैं और मुझे लगता है कि गिरावट पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिश टीवी पे एक रिपोर्ट आई है वीडियोकॉन D2H के मर्जर के साथ। हमारे हालांकि ग्रुप कंपनी है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है जरा ये समझ लेते हैं। संदीप, क्या है रिपोर्ट? CLSA की रिपोर्ट आई है डिम्पी, और जिनकी राय काफी मायने रखती है इंडियन मार्केट के लिहाज से। उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है डिश टीवी के ऊपर, और जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो 108 रुपए के हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन लेवल्स के आसपास जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है, और दूसरी बात इसी महीने यानी कि फरवरी से ही वीडियोकॉन D2H के साथ जो मर्जर है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा वो मान के चल रहे हैं, उम्मीद करके चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है डिश टीवी के लिहाज से। तो इसलिए वो 108 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। हरी, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी डिश टीवी पर? मर्जर की खबर भी है, शेयर चला हुआ भी नहीं है, और वैल्यूएशन भी ठीक दिख रही है। ये स्टॉक एक्चुअली काफी सालों से मुझे याद है ये रेंज पे चल रहा है, पर हमारा मानना है कि ये जो शिफ्ट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, आई थिंक दैट शुड हैपन सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनली मार्च 31 लास्ट ईयर का डेट था, आई थिंक अब तक पूरी तरह से सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। पर हमारा मानना है कि जैसे ये डिजिटल पुश पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, आई वुड बिलीव स्टॉक्स लाइक डिश टीवी विल स्टैंड टू गेन क्वाइट अ बिट, और ये जो वीडियोकॉन का आई थिंक इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट विल आल्सो ऐड टू देयर मार्केट बेस। तो आई थिंक 73 पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क तो ज्यादा नहीं है, तो आप एक लॉन्ग टर्म नजर से डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ठीक है, एक M&M के बारे में और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताएं संदीप, क्योंकि M&M बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इस पे डिम्पी, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 895 रुपए का। उनका ये कहना है कि कई सारे ऐसे लॉन्चेस है जो कि आगे कंपनी करने वाली है। अगर वो लॉन्चेस प्रॉमिसिंग हुए तो इस स्टॉक में एक री रेटिंग की संभावना भी बन सकती है, जिस वजह से ओवरवेट रेटिंग बरकरार रख रहे हैं 895 का टारगेट प्राइस। ठीक है, 800 प्लस के टारगेट है मैडम पे, थोड़ा ध्यान रखें इस शेयर के साथ। ये भी एक अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है जो इस समय आपके काम आएगा। तो आज पुल बैक में काफी सारे शेयर हमने डिस्कस किए। संदीप, शुक्रिया आपका। एक मैं मिड कैप कैटेगरी कह रहा हूँ, प्राज इंडस्ट्रीज एक बार राकेश देखिए आप, BPCL के साथ इन्होंने कुछ ऑर्डर मिला इनको, और ये ऑर्डर करीब 16-17 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है। प्राज इंडस्ट्रीज चलेगा आज? देखिए, डिम्पी स्टॉक ने नेगेटिव क्रॉस और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है। 105 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाया है, और शॉर्ट टर्म में नीचे में 86-87 के अराउंड सपोर्ट है। कल इन्हीं सपोर्ट से एक रिबाउंड आया था 8750 से, और स्टॉक ने 91.70 पर एक क्लोजिंग दी थी। चार्ट्स देख के कुछ कंक्लूजन निकालना इज एज ऑफ नाउ किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मुश्किल है प्राज इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, समित आपकी तरफ से कोई F&O का ऐसा शेयर जो आपको लग रहा हो अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है, अगर आज की बढ़त के बाद हमको कोई मौका मिले शॉर्ट करने का, जहां पे वीकनेस दिखे? 2 बाय आप बता चुके हैं मेरे को। देखिए, गेल एक है जो एक अच्छे खासे रैली के बाद उसने थोड़ा वीकनेस दिखाया है कल, हालांकि ये लो लेवल से बाउंस बैक हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हो। लो रिस्क बाय बन रहा है 430 का पुट, जो अभी 3.2 3.5 के आसपास आपको ट्रेड मिलेगा। इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 2.9 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और ये 430 के पुट में हम अच्छा खासा एप्रिसिएशन देख सकते हैं। गेल यहाँ से वापस 440 435 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है, तो इसमें 21 का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वेदांता हमें वीक लग रहा है। क्लियरली मेटल स्पेस में हमने रिसेंटली एक अच्छे खासे रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी हुई है। ये स्टॉक ने भी कल अच्छी रिकवरी दी है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि 325 से लेकर 330 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ से ये स्टॉक वापस एक बार 310 308 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली RBI की पॉलिसी आज आने वाली है, तो उस पर तो सबकी नज़र बनी हुई है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब अनुराग जुड़े हैं सीधे RBI हेडक्वार्टर से। तो अनुराग,
कल से पॉलिसी की बैठक तो शुरू हो ही गई थी एमपीसी कमेटी की, लेकिन जो नज़र आज रहेगी वो रहेगी आरबीआई की तरफ से इंडिकेशन क्या आएगा, महंगाई अगर बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी, और साथ ही फिस्कल डेफिसिट और ये जो एमएसपी का इनिशिएटिव सरकार ने लिया है फार्मर्स को लेकर, उस पर आरबीआई का रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा आज। देखिए, हमने ज़्यादातर जो बैंकर्स से बात की है, इकोनॉमिस्ट से बात की है और जो इंडस्ट्री ट्रेड बॉडीज है उनसे भी बात की है, तो सभी का यही कहना है कि आज की जो पॉलिसी रहेगी उसमें स्टेटस को ही रहेगा और दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर गोइंग फॉरवर्ड जो आरबीआई की कमेंट्री होगी उस पर नज़र जरूर रहेगी और आज की पॉलिसी में दरों में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई, लेकिन जो आगे चलकर एक इंडिकेशन जरूर दे सकता है कि आगे चल के दरों में बढ़ोतरी की शायद तक कोई संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल इंडिकेटर्स हैं जो क्योंकि जो आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो बना रहे, और जो दिसंबर के महंगाई के आंकड़े आए थे वो 17 महीने की ऊंचाई पे थे, तो मुमकिन है कि आज की पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको भी अपवर्ड रिवीजन हो सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने के जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जिस तरह से जो क्रूड ऑयल है वो अपवर्ड सर्ज में बना हुआ है, और बजट के अंदर भी जो सरकार ने ऐलान किए हैं, अगर एमएसपी को 1.5 टाइम्स देने का किसानों को और जो रूरल स्पेंडिंग बढ़ाने का, तो इन सब को देखते हुए भी आगे चल के पूरी उम्मीद है कि महंगाई जो है, महंगाई का जो लक्ष्य है आरबीआई का वो मीट नहीं हो पाएगा, तो महंगाई की चिंता बनी रहेगी, इन सब पे नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और जो कमेंट्री जो होगी वो सबसे ज्यादा देखने लायक होगी कि बॉन्ड मार्केट के ऊपर आरबीआई अपना क्या रुख अपनाता है, उसकी कमेंट्री आरबीआई की क्या होती है, तो ये सारी जो चीजें होगी जिसपे आज जो है मार्केट भी पूरी तरह से देखेगा और हर किसी की नजरें बनी रहेगी। तो मार्केट्स के अंदर आज का दिन थोड़ा ठीक रह सकता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आपको संकेत ठीक दे रहा है 85 अंकों के, लेकिन एक और ट्रिगर भी हमारे सामने है, वो है आज क्रेडिट पॉलिसी। खैर होगी दोपहर को, ठीक उससे पहले बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को चेक एंड बैलेंस के तौर पर देखेगा। काफी सारे शेयर डिस्कस हुए हैं और इन सभी चीजों पर एक और शेयर भी ध्यान देने वाला है, वो है मारुति का। असल में मारुति को लेकर एक खबर यह भी आ रही है कि फ्यूचर एस के नाम से एक अपने कंसेप्ट कार को लॉन्च करने वाली है। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर नंद कुमार नायर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि फ्यूचर एस की क्या क्या खूबियां हैं। लेकिन एक बार, क्योंकि हमको तो ट्रेड लेना है, हमको तो मारुति से पैसा बनाना है, तो पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं कि मारुति के चार्ट्स पे आज दिखता क्या है, कैसे ट्रेड करें। राकेश, मारुति के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए आज? देखिए, मारुति में देखें तो मारुति ने पूरी गिरावट में इस बार पार्टिसिपेट कराया है, और मारुति में अगर ट्रेड करना हो तो मेरा ऐसा मानना है ऊपर में जिन स्तरों पर स्टॉक खड़ा हुआ है, डिम्पी 89-60 के राउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। कल इन्हीं स्तरों के आसपास स्टॉक ने थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप बाय करना चाहें तो 89-60 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसके अंदर 20-25 रुपए नीचे का आपका स्टॉप लॉस रख लीजिए। वैसे भी आज गैप अप होने वाला है, ये स्टॉप लॉस आपको मेटर रखना है 8960। उसके बाद आज उम्मीद करते हैं कि 9000 के ऊपर फिर से आके आज ट्रेड करेगा मारुति, तो आज का सौदे में ये भी काउंट कीजिए। खैर, मारुति की गाड़ी के बारे में भी आपको बताना था, फ्यूचर एक्स के बारे में, अब जरा वो भी देख लेते हैं। और मेरे रिपोर्टर नंद कुमार भी जुड़े हैं मेरे साथ। नंद, बताएं, आज फ्यूचर एक्स दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, कंसेप्ट कार, ये क्या है कंसेप्ट कार, कैसे इसको देखा जाए, क्या समझा जाए, प्राइसिंग क्या होगी, फीचर्स क्या है? डिम्पी, ये कंसेप्ट कार शायद मारुति की आने वाली जितनी भी गाड़ी है ना, उन सबकी डिजाइन लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि बोल रहे हैं कंसेप्ट फ्यूचर एस, यानी कि सुजुकी का एस लगा लीजिए, कंसेप्ट यानी कि अभी प्रोडक्शन स्टेज पे, और फ्यूचर जो कि मारुति का होने वाला है। ये गाड़ी खास इसलिए है क्योंकि जो एसयूवी है ना, आजकल हर सभी को एसयूवी पसंद आ रहा है, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो कस्टमर्स हो, सबको एसयूवी की तरफ ज्यादा रुझान है, क्योंकि एसयूवी में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, हाई सीटिंग स्पेस मिल जाता है, और ओवरऑल जहां पार्किंग की ज्यादा आसानी भी मिलती है, क्योंकि 4 मीटर से छोटी ये गाड़ियां होती हैं। अब इस स्पेस में सबसे ज्यादा तरक्की इस वक्त देखी जा रही है। मारुति की ब्रेजा जब से लॉन्च हुई है अभी भी 6 महीने की वेटिंग पीरियड पे, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ है देखी गई है, और 75% मार्केट जो आने वाले समय में भी आगे जो है वो इसी मार्केट का दिख रहा है। ऐसे में ये मार्केट सबसे जरूरी है, और ये जो गाड़ी है ये छोटी है, यानी कि एंट्री लेवल गाड़ी जो होगी एसयूवी मार्केट की, ये वो गाड़ी होगी। हो सकता है कि मारुति की जो छोटी गाड़ियां हैं, क्योंकि 2020 में क्रैश टेस्ट नॉर्म्स हैं जो कि लागू होने वाले हैं, ऐसे में कई सारी गाड़ियां हैं जो कि आउटडेटेड और शायद आउट मार्केट हो जाएं। ऐसे में ये गाड़ी एंट्री लेवल स्पेस में क्विड जो मौजूद है, 800 जो मौजूद है मारुति की, उसको भी रिप्लेस कर सकती है, और क्विड के अगेंस्ट पिच किया जा सकता है।
और जिस तरीके से आप इस गाड़ी का डिजाइन देख सकते हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक है, और इसी तरीके के डिजाइन को हाई स्टांस और ए पिलर जो जिस तरह से रखा गया है, शार्प एलईडी लाइट्स हैं और जिस तरह के पैरेलल टायर्स इस्तेमाल किए गए, इसी तरीके की कुछ चीजें हैं जो कि मारुति की आपको आने वाली गाड़ियों में भी देखने को मिलेगी। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा चकाचौंध वाली दिख रही है क्योंकि ये कंसेप्ट कार है, इसलिए ज्यादा चंकी और फंकी दिखाई दे रही है। जो प्रोडक्शन स्टेज पे जो गाड़ी होगी वो इतनी फंकी नहीं होगी, लेकिन डिजाइन क्यूज जो होंगे वो यहीं से देखे जाएंगे। और ऑटो एक्सपो की अगर बात करूं डिम्पी, यकीन मानिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इस वक्त मीडिया का जो जमावड़ा है वो इस बात की ओर इशारा है कि भारत की जो ग्लोबली मौजूदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो है जो इस वक्त यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है, और इसकी जान अगर कहें तो वो मारुति है। और मारुति ने ये ग्लोबल लॉन्च अनवील है, माफ कीजिएगा, ग्लोबल अनवील है जो कि इस वक्त किया है। और कीमत जो आपने पूछी थी, कीमत बहुत सरप्राइजिंग होगी जब भी आएगी, क्योंकि एंट्री लेवल गाड़ी है और यकीन मानिए 3-4 लाख से ऊपर इस गाड़ी की कीमत नहीं होगी। और हर घर में मारुति का नाम है, और ये वो नाम जो है वो और एस्टैब्लिश लाख में तो स्टील, दिस इज गोइंग टू बी अ रियल सरप्राइज। वाकई अगर 3-4 लाख में आते हैं, लेकिन आज और भी कई लॉन्चेस लाइंड अप हैं, तो आज जल्दी से बताइए बाकी एक्शन क्या होगा आज। पूरा पैक डे है सर, अगर कहूं तो गलत ना होगा। इस वक्त हमारे पीछे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, होंडा का पेविलियन है, और इस होंडा के पेविलियन में अभी कुछ ही सेकंड पहले होंडा ने अपनी न्यू जनरेशन अमेज को दिखाया है। सब 4 मीटर सेगमेंट की ये गाड़ी है। उस गाड़ी में थोड़ी ग्रोथ रुक गई थी, तो उस गाड़ी को अभी यहाँ पर अनवील किया गया है। और इसके बाद रेनो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स दिखाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं इस ऑटो एक्सपो का सबसे ज्यादा मेन फोकस रहेगा। रेनो निसान पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। निसान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए रेनो पे नजर रहेगी। रेनो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को दिखाएगा, मारुति भी जो है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को दिखाएगा। कुछ देर पहले आयुका ने इसी बात को दोहराया था कि भारत का जो नजरिया है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका मारुति की रहेगी। 2019 में उसकी पहली गाड़ी आएगी, और उस गाड़ी के जो कुछ आप कह सकते हैं किस तरह के अंदाज में आएगी, वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लॉन्च होगा, वहां पे मारुति दिखाएगी। इसके अलावा महिंद्रा, टाटा मोटर्स इस बार बहुत बड़ा करने वाला है, ऐसा सबको लग रहा है, क्योंकि 5 गाड़ियां हैं जो कि आज दिखाने वाला है। एक नई प्रीमियम कार दिखाने वाला है, प्रीमियम एसयूवी दिखाने वाला है जो कि क्रेटा के अगेंस्ट में जाएगी, और उसके अलावा टाटा मोटर्स अपनी नई डिजाइन लैंग्वेज दिखाएगा। लेकिन महिंद्रा को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। महिंद्रा की गाड़ियों पे एसयूवीज मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती थी एक समय में, आजकल थोड़ा जब से मारुति, ह्युंडई और टाटा ने एंट्री करी है थोड़ा कम हो गया, यानी महिंद्रा के लिए भी एक बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा अपनी गाड़ियों को दिखाने का। आपके जोश को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट छोड़कर ऑटो एक्सपो में आ जाना चाहिए आज तो। खैर, हमारी कवरेज दिन भर रहेगी। अगर आप मार्केट में ना, तब भी आप पे मिस नहीं होगा आपसे एक्शन, क्योंकि हम तो आपको स्क्रीन पर हर छोटी बड़ी गाड़ी जैसे लॉन्च होगी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, उसकी पूरी पिक्चर भी आपको दिख जाएगी। तो आज दिन भर ये ऑटो एक्सपो के अंदर जो भी गाड़ियां लॉन्च होंगी इंपॉर्टेंट है। मारुति, टाटा मोटर्स इस ऑटो एक्सपो से हमने तो ले लिया ट्रेड करने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। समीर से हमने कुछ कॉल्स जान ली थी, राकेश से एफ एंड ओ की कॉल समझनी बाकी है। राकेश, आपकी आज की एफ एंड ओ की कॉल्स। देखिए डिम्पी, एक ही स्टॉक एफ&ओ सेगमेंट से रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो आईटीसी है, जहां मुझे लगता है बाइंग करनी चाहिए, 267.80 का स्टॉप लॉस, 282 का टारगेट। और एक तो दूसरा काउंटर ऐड करना हो स्पेस एफ&ओ स्पेस से, तो हीरो मोटर कॉर्प के साथ एक बाय करना चाहूंगा। 3540 जो कल के क्लोजिंग के अराउंड के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और यहाँ जिस तरीके से संकेत लग रहे हैं 3650, 3670 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप परसिस्टेंट भी करेंगे आज ट्रेड राकेश? बिल्कुल डिम्पी, आईटी स्पेस पॉजिटिव लगता है, और आईटी स्पेस में अधिकतर वो काउंटर जो एफ&ओ के अंदर है वहां पर कल एक क्रैक देखने को मिला था। कल की खराब मार्केट के अंदर भी परसिस्टेंट एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और कैश सेगमेंट से परसिस्टेंट को रिकमेंड करूंगा। 738 का स्टॉप लॉस, 845 का लक्ष्य। ठीक है, समित की कॉल्स मैं आपको बता देता हूं। समित ने जो शेयर की है उसमें एस्कॉर्ट्स है 922 का टारगेट भी बाय है, सन फार्मा बाय है, 578 का टारगेट है, एशियन पेंट से सेल है, 1050 का टारगेट है, और एक पुट वो बता रहे हैं, पुट यानी कि मंदी का सौदा, वो है गेल का 430 की पुट लेनी है, 5.5 रुपए मिल जाएगी, 21 रुपए का टारगेट है। बजट के बाद आरबीआई की पहली क्रेडिट पॉलिसी, महंगाई और ग्रोथ के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती। क्या बढ़ती महंगाई बढ़ाएगी चिंता? अगर बाजार की कीमत एमएसपी से ज्यादा होगी तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत सीमित मात्रा। बड़ी कॉरपोरेट और बैंकिंग दिग्गज होंगे साथ। देखिए क्रेडिट पॉलिसी की सबसे तेज कवरेज दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर।